नमस्कार। साहित्य, संस्कृति और कला की दुनिया कैसे समाज और संस्कृति पर गहराई तक असर डालती है और कैसे हमारे आपके भीतर संवेदना को बचाने का काम करती है, आज के दौर में इसे समझना बेहद जरूरी है। अभिव्यक्ति के इस अंक में हम पड़ताल करेंगे कि अपने देश में सियासत के खेल ने साहित्य, कला और संस्कृति को कितनी गहराई तक प्रभावित किया है, कैसे लोगों के भीतर एक डर और एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव बढ़ता जा रहा है और कैसे अपने देश की अनेकता में एकता वाली संस्कृति पर खतरा मंडराने लगा है। और इसी अंक में हम याद करेंगे जोश मलिहाबादी की तरक्की पसंद शायरी को भी, साथ ही देखेंगे अमृता शेरगिल की कला यात्रा जिसमें आम जीवन की कई सच्चाइयां नजर आती हैं। तो चलते हैं अभिव्यक्ति के आज के सफरनामे पर। पिछले एक दशक से भी ज्यादा वक्त हो गया और इस दौरान देश ने सनातनी और हिंदू संस्कृति के नाम पर होने वाले सियासी खेल के कई चेहरे देखे। हिंदू राष्ट्र का चिंतन और नई पीढ़ी को लगातार हर तरफ से ये बताने की कोशिश कि हमारा इतिहास राम और कृष्ण का इतिहास है, रामायण और महाभारत का इतिहास है, न कि मध्यकाल या मुगल काल जैसा कोई काल रहा है। धर्म का मतलब सिर्फ हिंदू धर्म है, इस्लाम, सिख, जैन या ईसाई जैसे धर्मों का मूल आधार भी हिंदू धर्म ही है। यानी इतिहास को अपनी तरह से देखने और पेश करने का अभियान। आप देख सकते हैं कि अब हमारी नृत्य परंपरा से लेकर संगीत और रंगमंच की समृद्ध परंपरा में भी पहले जैसी विविधता नहीं रही। उनकी थीम कहीं ना कहीं हिंदू और सनातनी होकर रह गई है। आज खेले जाने वाले नाटकों के पात्र वही आदिकालीन धार्मिक चरित्रों से निकलते हैं। बाबाओं की एक लंबी चौड़ी फौज खड़ी हो गई है और सियासत भी अब इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो क्या आज के दौर में कला, साहित्य और संस्कृति के मायने बदल गए हैं? क्या आज के दौर में अपने देश की जो गंगा जमुनी संस्कृति रही है उसे नष्ट करने की कोशिश की जा रही है? अगर हम इतिहास की बात करें तो ये एक गंभीर चिंता का विषय है कि इतिहास के तमाम पन्ने आज के दौर में मिटाए जा रहे हैं और नई पीढ़ी को एक ऐसा इतिहास बताने की कोशिश की जा रही है जो मौजूदा सत्ता की सोच को स्थापित करती है। पिछले दिनों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इन्हीं सवालों पर एक सेमिनार में अच्छी बहस हुई जिसमें प्रोफेसर रोमिला थापर, प्रोफेसर नीलाद्री भट्टाचार्य, प्रोफेसर पी.के. बसंत, उमा चक्रवर्ती, पूनम बत्रा, जया मेनन, आकाश भट्टाचार्य, सुप्रिया वर्मा सरीखे तमाम बड़े इतिहासकारों ने कई सवालों के तर्कसंगत जवाब दिए और आज के दौर में इतिहास को फिर से परिभाषित करने, इतिहास को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशों पर गंभीर चर्चा की। रोमिला थापर ने हिंसा को समझने के लिए काफी अहम तर्क दिए। Violence is not just A beating up B. Violence is a very, very complex subject. And what we have to be aware of as citizens of this country is that in every situation of violence, you have to analyze all the features that went into creating that situation. Irrespective of whether they are political, social, economic or what, but you have to be fair and clear about all the different features, and they change from environment to environment. I mean, every time there is a riot, you know that it's not the same as the riot before. So it's very necessary to analyze the violence and keep that analysis going. That, you know, we must avoid these things in order to avoid violence. Not just say nice things about each other, but इतिहास बदलने को लेकर एक अलग बहस तो चल ही रही है। साहित्यिक सांस्कृतिक हमलों को लेकर अलग अलग बहसें भी जारी हैं। लेकिन भारत की लोकतांत्रिक परंपरा में साहित्य हमेशा प्रतिरोध की सबसे सशक्त और जीवंत आवाज रहा है। यह वह क्षेत्र रहा है जहां सत्ता की नीतियों, सांप्रदायिक प्रवृत्तियों और सामाजिक अन्याय के खिलाफ सबसे पहले और सबसे तीखे सवाल उठते रहे हैं। प्रतिरोध का साहित्य और जनता के सांस्कृतिक आंदोलन ही इसका माकूल जवाब भी हैं। और ऐसे दौर में भी देश के तमाम छोटे बड़े इलाकों में सांस्कृतिक एकता और बहुलता की संस्कृति को बचाने की कोशिशें जारी हैं।
बेशक ये दौर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस दौर में भी कुछ आवाज़ें एक उम्मीद तो जगाती ही हैं। उठे नदीम कि रंगे जहां बदल डालें, ज़मी को ताज़ा करें, आसमां बदल डालें। जोश मलिहाबादी की ये पंक्तियां आज के दौर में भी काफ़ी अहम हैं। दुनिया को बदलने का सपना देखने वाले जोश साहब बेशक आज ना हो, लेकिन उनकी तरक्की पसंद शायरी हमेशा लोगों में जोश पैदा करती रहेगी। दिल के चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं कि तुमने किया दिल बर्बाद, इसका रोना है बहुत देर से बर्बाद किया। यह मशहूर शेर आपने ज़रूर सुना होगा, और बेशक जोश मलिहाबादी की जोशीली शायरी के कई रंग भी आपने ज़रूर देखे होंगे। जोश आज भी क्यों अहम है, क्यों उनकी लाइनें आज भी लोगों की ज़ुबान पर हैं, और क्यों इस माहौल में जोश मलिहाबादी को याद करना ज़रूरी है। जब सर्द रातों में किसान सड़कों पर लंबी लड़ाई लड़ते रहे हों, जब नौजवानों के लिए नौकरी या रोज़गार के लिए दर दर भटकना एक आम बात हो गई हो, जब मुल्क के दस्तूर को ताक पर रख दिया गया हो, ऐसे में जोश मलिहाबादी याद आते हैं। इस इनकलाबी शायर ने सत्ता से कभी कोई समझौता नहीं किया, कैसे इसके अंजाम भी भुगते, और नेहरू के करीबी होने की तोहमत लगाकर पाकिस्तानी हुकूमत ने कैसे उन्हें उनकी नौकरी से बेदखल कर दिया। वह 1898 का साल था। देश में आज़ादी हासिल करने की जंग तेज़ होती जा रही थी। लखनऊ के पास मलिहाबाद के एक अदबी घराने में 5 दिसंबर को शब्बीर हसन खान पैदा हुए। उनके पुरखे नवाबी हुकूमत के वक्त काबुल से यहाँ आए थे। अंग्रेज़ी हुकूमत में ये सूबा यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। शब्बीर हसन ने बचपन से ही शायराना माहौल देखा। वालिद से लेकर घर के तमाम बुजुर्गों की उर्दू शायरी में अच्छी दखल थी। शब्बीर हसन खान ने भी जब शायरी की दुनिया में कदम रखा तो बेहद जोशो खरोश से भरी नज़में और शायरी लिखने लगे, और चंद ही दिनों में शब्बीर हसन खान बन गए जोश मलिहाबादी। बचपन से हिंदुस्तान की आज़ादी का जुनून देखा, ब्रिटिश हुकूमत का जनता पर जुल्म देखा, और तरक्की पसंद शायरों और लेखकों के बीच रहे। ऐसे में जोश से भरे और सत्ता विरोधी उनके शेर तमाम मंचों पर गूंजने लगे। उन्हें शायरे इनकलाब कहा जाने लगा। 1918 में अहमदाबाद के एक सम्मेलन में उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद से। जोश साहब उनसे बेहद प्रभावित हुए और उनके बेहद करीबी हो गए। उनकी नज़में अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ होती, जिसे अक्सर सरकार जब्त कर लेती। जोश मलिहाबादी मंच पर जिस जोश के साथ और तेज़ आवाज़ में पढ़ते, श्रोताओं में गज़ब का उत्साह नज़र आता और लगता कि वो इनकलाब के लिए अभी उठ खड़े होंगे। वो कहते, सीने में तला तुम बिजली का, आँखों में चमकती शमशीरें, संभलो कि वो जिंदा गूंज उठा, झपटों की वो कैदी छूट गए, उठो कि वो बैठी दीवाने, दौड़ो कि वो टूटी जंजीरें। वो 1925 का साल था जब हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ जोश ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बगावती अंदाज में नज़्म कही। निज़ाम बौखला गए और गुस्से में जोश से माफ़ी मांगने को कहा। माफ़ी मांगना जोश की फितरत नहीं थी। इनकार किया और हैदराबाद छोड़ना पड़ा। दिन मुफलिसी के भी देखे, लेकिन समझौता कभी नहीं किया। बाद में अकलीम नाम का एक पर्चा निकाला जिसमें फिरंगियों के खिलाफ दिल खोल कर लिखने लगे। एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। जोश रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत पसंद करते थे, उनके मुरीद थे। वो अक्सर कहते कि उनकी ज़िंदगी में टैगोर का बहुत असर है। टैगोर ने उन्हें इंसानियत, बराबरी और गंगा जमुनी तहजीब के रंग में रंगा। टैगोर के साथ शांति निकेतन में गुजारे गए 6 महीने जोश की ज़िंदगी का एक अहम पड़ाव रहा।
देश के बंटवारे और सांप्रदायिक उन्माद से आहत जोश मलिहाबादी ने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने लिखा, भटक के जो बिछड़ गए हैं रास्ते पे आएंगे, लपक के एक दूसरे को फिर से गले लगाएंगे। जोश मलिहाबादी की तकरीबन 20 किताबें आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने नया अदब, आजकल और शालीमार पिक्चर्स पूना में भी काम किया। 1954 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। हालांकि कुछ साल बाद उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें लगने लगा कि हिंदुस्तान में उर्दू की उतनी कद्र रह नहीं गई। वो उर्दू को बेइंतहा प्यार करते थे और इसी की तलाश में वो 1958 में पाकिस्तान चले गए। लेकिन वहाँ भी उन्होंने उर्दू की बेकदरी देखी, उर्दू और पंजाबियत की जंग देखी। उर्दू की तरक्की की खातिर वहाँ भी उन्होंने पत्र पत्रिकाएं निकाली, लेकिन चला नहीं पाए। पाकिस्तान उन्हें नेहरू प्रेम की वजह से हाशिए पर रखता और उनके खिलाफ पाकिस्तान में अभियान चलाया गया। उन पर तंज करने वाले कार्टून बनाए गए, लेख लिखे गए और यहाँ तक कि उन्हें भारत का एजेंट और गद्दार तक कहा गया। न तो हुकूमत ने साथ दिया और न ही लोगों ने। आखिरकार वो 1966 में फिर भारत आए, एक अखबार को इंटरव्यू दिया जिससे पाकिस्तानी हुकूमत और नाराज़ हो गई। जोश आखिरी दिनों में बेहद मुफलिसी में रहे, मुशायरों में जाना बंद कर दिया, कई सालों तक गुमनाम रहे। अपनी आत्मकथा यादों की बारात में उन्होंने अपने इन लम्हों को विस्तार से लिखा है। उन्हें लेकर जो विवाद हुए, उन्हें जो नाकामियाँ मिली, उस पर भी लिखा है और उनके भीतर आखिरी वक्त तक धड़कने वाले मलिहाबाद पर तो लिखा ही है। उनकी यादों में हमेशा लखनऊ भी रहा और मलिहाबाद तो रहा ही। 1982 की 22 फरवरी को जोश साहब 83 साल की जिंदगी जीकर दुनिया से रुखसत हो गए। कुछ यूं अपनी बात कहते हुए, ए मलिहाबाद के रंगीन गुलिस्तां अलविदा, अलविदा ए सरज़मीने सुबह खंदा अलविदा। जब कभी भूले से अपने होश में होता हूँ मैं, देर तक भटके हुए इंसान पर रोता हूँ मैं। फिर रहा है आदमी भूला हुआ भटका हुआ, एक न एक लेबिल हर एक माथे पे है लटका हुआ। और अब चलते हैं कला की दुनिया में और बात करते हैं अमृता शेरगिल की। आखिर अमृता शेरगिल जैसी कलाकार क्यों आज भी कला की दुनिया में उन बेहतरीन कलाकारों में हैं जिन्होंने अपनी कलाकृतियों के जरिए एक नई दुनिया रची। शेरगिल के चित्रों में भारतीय समाज की कौन सी झलक मिलती है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। जिंदगी के महज 28 सालों में कोई कितना कुछ कर सकता है, कितनी उपलब्धियां हासिल कर सकता है और कौन सा मुकाम हासिल कर सकता है, यह जानना है तो महान पेंटर और भारतीय कला को एक नया आयाम देकर अमर हो जाने वाली अमृता शेरगिल को याद कीजिए। भारतीय कला की जब भी बात होती है, राजा रवि वर्मा को तो सब याद करते ही हैं, लेकिन आधुनिक भारतीय कला की जनक के तौर पर अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वह अमृता शेरगिल हैं। बेशक अमृता हंगरी में जन्मी हो, लेकिन भारत में उनकी जड़ें कितनी गहरी रहीं, कहाँ कहाँ उन्होंने अपने रंगों की भाषा में इबारतें लिखीं और कौन सी वो हवेली है जहाँ अमृता ने कुछ साल गुजारे, अपनी बेहतरीन पेंटिंग्स बनाई। ये गोरखपुर से 28 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है सरैया, जिसे अब सरदार नगर कहते हैं। यहाँ की इस खंडहर होती हवेली की दरो दीवार को देखिए। बेशक आज यहाँ सन्नाटा हो, लेकिन यहाँ कला की एक पूरी इबारत आप महसूस कर सकते हैं। ये किसी ज़माने में मजेठिया हवेली हुआ करती थी। 2006 में नई दिल्ली में जब एक पेंटिंग की नीलामी में बोली लगाई जा रही थी तो द विलेज ग्रुप नाम की इस पेंटिंग की बोली 6 करोड़ 90 लाख की लगी थी। ये वही पेंटिंग थी जिसे अमृता शेरगिल ने 1938 में इसी हवेली में बनाई थी। आज़ादी से ठीक पहले उस हवेली में महान चित्रकार अमृता शेरगिल ने अपने पति के साथ कुछ साल बिताए थे और दर्जनों महान कलाकृतियों की रचना की थी। वैसे तो अमृता का जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में 30 जनवरी 1913 को हुआ था।
पिता उमराव सिंह शेरगिल आभिजात्य परिवार से थे। माँ मैरी एतोनीते ओपेरा सिंगर थीं। कला का संस्कार विरासत में मिला, लेकिन अमृता सुरों से नहीं बंधी, रंगों से रिश्ता बनाया। वहीं पेशे से डॉक्टर विक्टर एगेन से अमृता ने शादी की, लेकिन तब तक देश के राजनीतिक हालात बदल चुके थे और अमृता को अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान आना पड़ा। उन्हीं दिनों उनके चाचा सुंदर सिंह मजीठिया ने सरैया में देश की सबसे बड़ी चीनी मिल की स्थापना की थी और मजीठिया हवेली भी बनवाई थी। अमृता शेरगिल ने 5 साल की उम्र में पेंटिंग और ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया था। 1924 में वे अपनी मां के साथ इटली चली गईं और फ्लोरेंस में कुछ समय कला की शिक्षा पाई। 1927 के बाद वे 6 साल भारत में रहीं। पहले वे वाटर कलर और स्केच के जरिए अपनी कला को अभिव्यक्त करती रहीं। 1929 में पेरिस आ गईं और कला की विधिवत शिक्षा ली। 1930 में अमृता ने ऑयल पेंटिंग शुरू की, जिनकी शैली सेज़ां, गोगां और मातिस से बहुत प्रभावित है। इनमें उनके गहरे रंगों में बने आत्मचित्र महत्वपूर्ण हैं। 1935 में अमृता भारत वापस आ गईं। अमृता ने अपनी एक मौलिक शैली का विकास किया, जिसकी आत्मा में भारत की जीवन शैली और यहाँ की संस्कृति झलकती थी। भारत आने के बाद अपने चाचा की इसी सरैया वाली हवेली में उन्होंने करीब 6 साल गुजारे। यहाँ की आबोहवा अमृता को इतनी पसंद आई कि वह अपने पति के साथ इस हवेली में रहने आ गई। विक्टर वहीं प्रैक्टिस करने लगे। अमृता बुडापेस्ट के रंगीन माहौल में भी उतनी ही सहज ढंग से जी सकती थी जैसे कि सरैया के शांत वातावरण में। सरैया में रहते हुए उन्होंने जिन चित्रों की रचना की, उनमें व्यू फ्रॉम मजीठिया हाउस, ये 1934 में बनाई गई। द लिटिल अनटचेबल, ये 1936 में उन्होंने बनाई। रेड क्ले एलिफेंट 1938 में, और 1940 में भी उन्होंने द एंशिएंट स्टोरी टेलर समेत 2 और अहम चित्र बनाए। भीतर से वो अपने आप को अकेला महसूस करती थी और जीवन के आखिरी साल में वह लाहौर चली गईं। यहीं 1941 में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। केवल 28 साल की उम्र उन्हें मिली, लेकिन ख्याति की कोई सीमा नहीं रह पाई। आज भी अमृता शेरगिल कला की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसमें तमाम आयाम हैं, विस्तार है और जीवन की गहरी सच्चाइयाँ हैं। नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए अमृता शेरगिल को जानना, समझना किसी ऊर्जा से भरी प्रेरणा से कम नहीं है। अभिव्यक्ति में इस बार के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।